हे ऑल स्पाइरल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस बेहद रोमांचक यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने वाले हैं जो समय और वास्तविकता को लेकर हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देगा। सीरियसली, हम अक्सर चीजों को जिस तरह से देखते हैं वो पूरी तरह से गलत होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास, प्रकृति और अंतरिक्ष के एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो सच में किसी साइंस फिक्शन से भी ज्यादा अजीब है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जरा इस अजीब से सवाल पर गौर कीजिए। क्या विशालकाय ऊनी मैमथ्स ने मिस्र के महान पिरामिड बनाने में कोई मदद की थी? मतलब जब भी हम प्राचीन मिस्र के बारे में सोचते हैं तो क्या कभी हमारे दिमाग में हिमयुग के ये विशाल रोएंदार जानवर आते हैं? बिल्कुल नहीं, राइट? खैर, चलिए इस पर बात करते हैं। इसका सीधा सा जवाब है नहीं, उन्होंने पिरामिड नहीं बनाए। लेकिन रुकिए, जो बात वाकई में आपके होश उड़ा देगी वो ये है कि जब ये विशाल पिरामिड बन रहे थे ना, तब ऊनी मैमथ्स दुनिया से खत्म नहीं हुए थे। वो सच में इस धरती पर जिंदा घूम रहे थे। सोचिए, ये एक ऐसा फैक्ट है जो हमारी हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन को ही हिलाकर रख देता है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहला, कुछ अजीबोगरीब ऐतिहासिक टाइमलाइंस। दूसरा, इतिहास की कुछ सबसे बेतुकी लड़ाइयां। तीसरा, कैसे प्रकृति खुद समय को मात देती है। और आखिर में, गहरे स्पेस से जुड़ा एक ऐसा माइलस्टोन जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। अजीबोगरीब ऐतिहासिक टाइमलाइंस, वो पल जब अलग अलग युग आपस में टकराते हैं। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ है हमारी जानी मानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो दुनिया के सबसे पुराने और शानदार संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 12वीं सदी में हुई थी। और दूसरी तरफ है मेक्सिको का मशहूर एज़टेक साम्राज्य, जो 14वीं सदी में जाके खड़ा हुआ। क्या आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि एज़टेक साम्राज्य के वजूद में आने से करीब 200 साल पहले ही लोग ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे। एक पुरानी यूनिवर्सिटी और अमेरिका की एक प्राचीन सभ्यता, दोनों के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट सच में माइंड ब्लोइंग है। और ये उसी बात को एकदम परफेक्टली साबित करता है जो हमने शुरुआत में कही थी। देखिए, गीजा के महान पिरामिड का काम लगभग 2560 ईसा पूर्व के आसपास पूरा हुआ था। ठीक उसी समय ऊनी मैमथ्स आर्कटिक के कुछ सुदूर द्वीपों पर मजे से रह रहे थे, और वो भी आज से लगभग 4000 साल पहले तक। मतलब इंसानों की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा अजूबा और हिमयुग के जानवर दोनों एक ही समय में हमारी धरती पर मौजूद है ना गजा? अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। इतिहास की सबसे बेतुकी लड़ाइयां। यहां हम देखेंगे जब इंसानी ताकत का सामना जानवरों की फितरत से हुआ। जरा इतिहास के सबसे महान और खतरनाक कमांडर्स में से एक नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सोचिए। साल था 1807 और एक शांति संधि का जश्न मनाने के लिए नेपोलियन के आदमियों ने एक शिकार का प्रोग्राम रखा। उन्होंने शिकार के लिए मैदान में सैकड़ों खरगोश छोड़ दिए। सुनने में तो सब कुछ एकदम नॉर्मल प्लान लग रहा है ना? लेकिन असल में हुआ कुछ और ही। उन खरगोशों ने भागने के बजाय सीधे नेपोलियन और उनके पूरे दल पर ही धावा बोल दिया। जी हाँ, इतिहास में बाकायदा दर्ज है कि सम्राट इतने हैरान और परेशान हो गए कि उन्हें उन प्यारे लेकिन उस वक्त खूंखार लग रहे खरगोशों के झुंड के सामने से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। मतलब इसे आप सच में इतिहास की सबसे फनी और अजीब मिलिट्री हार कह सकते हैं। चलिए एक और सीरियस लेकिन मजेदार मिलिट्री एक्शन की बात करते हैं। 1932 का मशहूर ग्रेट ईमू युद्ध। स्थिति ये थी कि एक तरफ थी बाकायदा ऑस्ट्रेलियन सेना जो भारी मशीन गनों और 10,000 राउंड गोलियों से लैस थी, और उनके सामने दुश्मन कौन था? 20,000 एमू पक्षियों का एक झुंड। ये पक्षी किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे थे, तो सरकार ने इनसे लड़ने के लिए सच में अपनी मिलिट्री भेज दी। पर यहां इन पक्षियों ने जो किया वो किसी मिलिट्री जीनियस से कम नहीं था, वो भी अनजाने में। एमू पक्षियों ने क्या किया कि वो छोटे छोटे गुरिल्ला ग्रुप्स में बट गए। वो मिलिट्री की गाड़ियों से भी तेज दौड़ते थे और गोलियों की बौछार के बीच से बड़ी आसानी से बच निकलते थे। नतीजा, सेना की मशीन गनें जाम हो गई और आखिर में भारी बेइज्जती के साथ सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इस जंग में जीत पूरी तरह से पक्षियों की हुई। खैर, लड़ाइयों से आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 3 पर आते हैं। प्रकृति कैसे समय को चुनौती देती है। बायोलॉजी के कुछ ऐसे रहस्य जो किसी चीट कोड जैसे लगते हैं। 3000, ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। इतने सालों पुराना शहद पुरातत्वविदों को प्राचीन मिस्र के मकबरों से मिला है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? वो 3000 साल पुराना शहद आज भी, बिल्कुल आज भी, पूरी तरह से खाने लायक है। अब सवाल यह है कि ऐसा चमत्कार होता कैसे है?
इसके पीछे बड़ा ही कमाल का विज्ञान है। दरअसल शहद में नमी ना के बराबर होती है और इसका नेचर बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ये दोनों चीज़ें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं कि कोई भी बैक्टीरिया उसमें जिंदा ही नहीं रह सकता और ना ही उसका फर्मेंटेशन हो सकता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये प्रकृति का अपना एक एवरलास्टिंग स्नैक है जो केमिकली एकदम परफेक्ट है। चलिए अब बायोलॉजी के एक और बड़े रहस्य पर नजर डालते हैं। कभी इस बारे में सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मेंढक सर्दियों की जमा देने वाली ठंड में पूरी तरह से एक बर्फ के टुकड़े की तरह ठोस हो जाए और फिर वसंत आते ही पिघलकर आराम से फुदकने लगे? 1969 में वैज्ञानिकों ने एम्फीबियंस की इस ठंड को हराने वाली अकल्पनीय क्षमता का पता लगाया था। तो इसके पीछे का सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि इन मेंढकों का शरीर एक बहुत ही खास तरह का प्रोटीन बनाता है, जिसे एंटी फ्रीज प्रोटीन कहते हैं। जब मेंढक बर्फ बन रहा होता है तो ये प्रोटीन बर्फ के क्रिस्टल्स को उसकी सेल्स यानी कोशिकाओं को फाड़ने या नुकसान पहुंचाने से रोक लेता है। ये सच में सर्वाइवल का एक असल बायोलॉजिकल चीट कोड है। अब हम अपने आखिरी और चौथे सेक्शन पर आ गए हैं, ब्रह्मांड का अंतिम मील का पत्थर। हमारी धरती को पीछे छोड़ते हुए मानवता का एक ऐसा संदेश जो स्पेस में गूंज रहा है। साल 1977 में नासा ने वॉयेजर 1 को लॉन्च किया था। इसका काम था हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों को एक्सप्लोर करना। लेकिन 2012 आते आते इसने हमारे सौर मंडल की सीमा को ही पार कर लिया और इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री मार ली। और आज ये स्पेसक्राफ्ट एक ऐसे मुकाम पर है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। इस नंबर 24 को देखिए। वॉयेजर 1 अब धरती से इतनी दूर जा चुका है कि उसे हम एक प्रकाश दिन की दूरी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी कोई सिग्नल धरती से वॉयेजर 1 तक भेजें तो उसे वहां तक पहुंचने में पूरे 24 घंटे लग जाएंगे। और एक बात जो इस मिशन को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है वो है वॉयेजर के साथ भेजा गया ये गोल्डन रिकॉर्ड। ये असल में एक टाइम कैप्सूल है। इसमें धरती की तरह तरह की आवाजें, दुनिया भर के संगीत, अलग अलग भाषाओं में इंसानों के संदेश और हमारी दुनिया की कई तस्वीरें फीड हैं। ये सब कुछ अगले लाखों सालों तक अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे में ऐसे ही सफर करता रहेगा। इस रिकॉर्ड का असली मकसद सिर्फ एलियंस को डेटा देना नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा और इमोशनल प्रतीक है। सोचिए, करोड़ों साल बाद जब शायद इस ब्रह्मांड में मानवता का नामो निशान भी ना हो, तब भी ये गोल्डन रिकॉर्ड चुपचाप ये संदेश देता रहेगा कि हम यहां थे। ये हमारे होने की एक ऐसी गूंज है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। और इसी गहरे विचार के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर मानवता को आज के इस दौर में एक नया गोल्डन रिकॉर्ड बनाकर स्पेस में भेजना पड़े तो वो कौन सा एक मैसेज होगा जो हम सबकी तरफ से सबसे सटीक बैठेगा। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और हमेशा जिज्ञासु बने रहिए।